Okay, welcome to Abhimanyu. As all of you know, HCS vacancies have been notified by HPSC, and the last date of filling the application form is 2nd of April 2021. It's a good opportunity. 156 vacancies are there. So we are basically, I got a lot of inquiries regarding how to select optional, because फॉर्म भरते हुए ऑप्शनल मेंशन करना ज़रूरी है, तो उसके बारे में चंद बातें हम करते हैं सो दैट कि एटलीस्ट कोई ब्रॉड गलती ना आप कर जाओ वाइल फिलिंग दी ऑप्शनल सब्जेक्ट. whatever I am going to share is out of एक्सपीरियंस ओनली, है ना. कोई फैक्ट्स तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है कि किस तरह का ट्रेंड चलता है एचसीएस में और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल सिलेक्टिंग ऑप्शनल. बस इतना सा मैं शेयर करूँगा. मैं आपको ये तो बता नहीं सकता कि ये ऑप्शनल रखो या ये वाला ना रखो, रख तो कोई भी सकते हो, लेकिन क्या चीज़ें ध्यान में रखो बिफोर यू सिलेक्ट दी ऑप्शनल. तो देखिए, टोटल जो सिलेक्शंस हैं टोटल जो ऑप्शनल हैं आपके, टोटल ऑप्शनल जो आपके हैं वो 29 हैं. 29 ऑप्शनल्स आर देयर इन दी स्कीम. ये देखिए, ये वाले ऑप्शनल हैं आपके, स्टार्टिंग विद एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, है ना. देन एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, इंडियन हिस्ट्री, लॉ. ये 29 सब्जेक्ट हैं. ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो, सबने देखे भी हैं, है ना. संस्कृत है, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, पंजाबी लिटरेचर, ये सारे वही ऑप्शनल हैं जो यूपीएससी में हैं मेनली. और इनमें से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑप्शनल रखना है. वन ऑप्शनल यू हैव टू कीप, एंड देयर विल बी ऑप्शनल विल बी ऑफ 200 मार्क्स. 200 नंबर का ऑप्शनल आएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं. एक ही पेपर है, मतलब कहने को एक पेपर है, 4 पेपर ने एचपीएससी ने बोला है. तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर स्टेट का ऑप्शनल का पेपर पूछेंगे तो एक ही 3 घंटे का पेपर होगा और उसमें 2 पार्ट होंगे. पेपर सेक्शन ए के लिए और सेक्शन बी, ठीक है ना. अगर 2 पेपर करवाए उन्होंने कि मॉर्निंग इवनिंग में ऑप्शनल का पेपर हो जाएगा तो 2 पेपर बन जाएंगे. तो जो आपके सिलेबस का पार्ट 1 है, पार्ट ए है, उसका एक पेपर बन जाएगा, पार्ट 2 का एक पेपर बन जाएगा. लेट अस सी, अगर दोनों एक ही पेपर होता है तो इस तरह से होगा, अगर 2 पेपर हो जाते हैं तो इस तरह से होगा, है ना. तो हिस्टोरिकली जो पहले एचपीएससी में ट्रेंड रहा है वो एक ही पेपर का रहा है, लेकिन वो पैटर्न डिफरेंट था पहले. तो थोड़ा सा डार्क कर दीजिए. ठीक है, ठीक है. तो ये बेसिकली है इसमें, और यहीं पे आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा. अगर आप सिलेबस पे देखेंगे तो सिलेबस भी मिल जाएगा आपको डिटेल. ये जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, और अगर आपको इसको क्लिक करेंगे ऑप्शनल सिलेबस के डिटेल, जो ऑप्शनल सिलेबस है यहाँ पे आप ऑप्शनल सिलेबस भी देख सकते हो. तो पूरा यूपीएससी वाला सिलेबस है एचपीएससी ने जो दिया है. तो इसको छोटा ना समझें आप. कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वो पुराने वाला सिलेबस नहीं है हरियाणा का. ये नया सिलेबस आया अब, जो यूपीएससी वाला सिलेबस है, एंड अच्छा खासा लेंथी सिलेबस है. और पूरे सब कुछ इसमें, जैसे ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस का है, पूरा एक कंप्लीट सिलेबस है जो. तो आपको रियली सीरियस होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन कर जाओ, 15 क्वेश्चन कर जाओ, हो जाएगा. ये एंथ्रोपोलॉजी का है, सारा सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी का है यूपीएससी वाला, जो हरियाणा ने पूछा है. ठीक है. तो बेसिकली मेरे आपको ये डिस्कस करने का जो मुद्दा है, अब हम मुद्दे पे आते हैं कि ऑप्शन सेलेक्ट करना कैसे है. मुझे एक सब्जेक्ट रखना है. देखिए, 2 तरह से ऑप्शनल हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शनल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शनल्स. हाँ, आगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शनल्स. वन आर द टेक्निकल ऑप्शनल्स. देखो, टेक्निकल ऑप्शनल्स वो हैं जो कोई भी बच्चा रख सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड. Sorry, technical options are those which can be kept by only those person which have that background. Like एग्रीकल्चर आपने रखना है, एनिमल हस्बेंड्री रखना है, कॉमर्स रखना है, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कोई रखना है, अगर मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं और वही बच्चा रख सकता है जिसकी टेक्निकल बैकग्राउंड हो. देखिए, इतना समझ लीजिए
इन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी स्टेट सर्विस, हमारा स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से अगर आपने सब्जेक्ट रखना है तो देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट थिंग इज कि आपकी उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हो तो बेटर है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो अगर बेटर है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, सपोज आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, आपने एमएससी बॉटनी कर रखी है, एमएससी जूलॉजी रखी है, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ये रख सकते हो। और सेकंड कंडीशन ये है कि आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी अगर आप सपोज इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कोचिंग ढूंढने जाओगे तो कोई शॉर्ट कोचिंग नहीं मिलती आपको, कोई भी 4-5 महीने से कम में टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं करा सकता, है ना। तो अल्टीमेटली वो जो टाइम फ्रेम है वो एचपीएससी में मैच करता ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आपने ये कर रखा है तैयार, ऑलरेडी आपने 7 साल पढ़ा है, 2 साल +1 +2 में ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कि आपको बस फिनिशिंग टचेस देनी है कि आप महीना लगा के 1.5 महीना लगा के आप उसको तैयार कर लोगे, तब ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, देन यू कैन कीप टेक्निकल ऑप्शनल। लेकिन ध्यान रखें कि नो कोचिंग रिक्वायरमेंट शुड बी देयर, कि करना अपने आप है। अगर आपको लगता है कि मैंने बॉटनी करनी है लेकिन मुझे कोचिंग चाहिए तो मत रखो। नाउ सेकंड पार्ट इज, सेकंड डायमेंशन इज कि नॉन टेक्निकल ऑप्शनल्स। ये वो ऑप्शनल्स हैं जो कोई भी रख सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड, लाइक हिस्ट्री, लाइक सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पोल साइंस, फिलोसफी। ये वो ऑप्शनल्स हैं जो कोई भी रखते हैं जनरली आर्ट्स के और इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। तो जनरली ये ऑप्शनल्स कोई भी रख सकता है, कि आपका ये सूट नहीं करता तो आप इन 7-8 ऑप्शनल्स में से एक रख सकते हो, राइट। देखिए सिलेबस सबका है ना, तो आपको थोड़ी बातें और इनमें से, या तो इनमें से रखोगे आप या फिर इनमें से रखोगे। पहले आपने अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड देखनी है कि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसमें से मैं रख सकता हूँ नहीं रख सकता। और सेकंड स्टेप आपका आएगा कि अगर इसमें से रख सकते हो तो बात ही खत्म हो गई, अगर नहीं रख सकते हो तो इस पे आओ गया, ठीक है ना। अब जो भी ऑप्शन आप एक सिलेक्ट करोगे इनमें से, तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, पढ़ने में आपको नींद तो नहीं आती, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, आपका इनमें से इंटरेस्ट बनता है। और सेकेंडली, क्या आपके पास इस ऑप्शन करने के लिए टाइम है, कितना टाइम आपके पास है, आप कोई जॉब करते हो, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपको कुछ भी कर रहे हो आप, कि हाँ इतना टाइम फ्रेम मेरा है। देखिए हरियाणा ये स्टेट लेवल एग्जाम्स में टाइम का नहीं पता होता कुछ भी। कैसे, जैसे अभी इन्होंने ऐड निकाली है, तो प्री सपोज जून में होता है, जुलाई में होता है, तो अभी तो प्री की तैयारी करोगे, अभी तो नहीं हो सकता कि आप मेंस की तैयारी करने लग जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, टाइम ही नहीं है। 2-3 महीने में तो प्री की तैयारी हो जाएगी, गनीमत है। अब प्रीलिम के बाद आपने मेंस देना है। अब मेंस के लिए अगर वो 2 महीने देते हैं या 3 महीने देते हैं, जनरली एचपीएससी का ट्रेंड ये रहा है 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं मिलता। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद इन्होंने हमेशा पेपर कराया है। तो नेट आप लगा लीजिए कि 2-2.5 महीने का टाइम है आफ्टर प्रीलिम आपके पास पेपर तैयार करने का। अदरवाइज तो डिपेंड करता है अभी कब पेपर हो रहा है, अगर बहुत डिले हो गया तो दैट इज तुक्का, बट आप 2-2.5 महीने का फ्रेमवर्क लगा चलो कि इतना टाइम होना है ये सब्जेक्ट तैयार करने के लिए, है ना। तो आपके पास टाइम है एंड सेकेंडली रिसोर्सेज हैं। क्या आपके पास टेक्निकल नो हाउ है कि ऑप्शन तैयार कैसे करना है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज एक ही पेपर है तो आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगा के तैयारी करनी पड़ती है कि यार ये सब्जेक्ट है पूरा, इसमें से मेरे कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं रिस्क कवरेज के साथ, तो मैंने कैसे ये क्वेश्चन को आंसर तैयार करने हैं। स्टेट लेवल पे हम ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करते हैं एंड हेल्प्स टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो रिसोर्सेज आपके पास हैं, इंटरेस्ट है, टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो इन तीनों को लेके आपने ये सब्जेक्ट तैयार करना है। आपके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आप पिछले साल के पेपर भी नहीं देख सकते। अब मरे इट विल बी रिस्की। अब मैं कहूँ कि पब्लिक एड के, सोशियोलॉजी के, हिस्ट्री के लास्ट ईयर के पेपर देख लो आप, जो लास्ट पेपर हुआ था, देख सकते हो, लेकिन सिलेबस पहले डिफरेंट था, अब डिफरेंट है, तो देयर में बी अ चेंज इन पैटर्न, इट्स अनप्रडिक्टेबल। उसको देख के आपने तैयारी शुरू कर दी तो काम खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट कि भाई इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा। बता तो कोई भी नहीं सकता, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल हम कवरेज दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी की, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों को देख के आपने एक सब्जेक्ट तैयार चूज़ करना है, ठीक है ना। अब जब चूज़ कर लिया आपने सब्जेक्ट, सपोज पब्लिक एड चूज़ कर लिया, सोशियोलॉजी चूज़ कर लिया, मेरा सब्जेक्ट है भाई तो सोशियोलॉजी चूज़ कर लिया सपोज आपने, है ना। अब
अब ध्यान देने वाली क्या बात है, जब आप एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो उसमें जब आपको उसको तैयार करना है तो कैसे उसको अप्रोच करना है, ब्रॉड अप्रोच कैसे करना है। देखिए हमारी जनरली टेंडेंसी होती है कि सब्जेक्ट चूज कर लिया, आप बताओ जी किताबें कौन सी पढ़नी है, कोचिंग लेनी है तो कौन सी कोचिंग लेनी है, करने बैठ गए बस, है ना। अब देखो फैक्टर इसमें यह है कि देखिए स्टेट का जो एग्जाम है इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। आपको बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी करनी होती है, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी करनी होती है। कुछ नहीं पता आपको, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट अप्रोच करते हो तो आपको सारा सब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वे में तैयार करना है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये सोशियोलॉजी है, मैं कहूँ कि जी सर आप बता दो ये 3 चैप्टर कौन से करें, ये 4 कौन से करें। देखिए वो बहुत हाईली रिस्की है, अगर पेपर उसमें से नहीं आया तो। अब जैसे आम बात है कि प्रीलिम में कह देते हैं कि आप एंशिएंट मत करो, मिडिवल मत करो, फिजिक्स मत करो, ये बहुत ही गलत एक अप्रोच हो जाती है वाइल, या बच्चे खुद सोच लेते हैं कि मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं। ऐसा नहीं चलता स्टेट लेवल पे, बिकॉज पेपर्स की कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता स्टेट लेवल पे। आज क्या कुछ आ रहा है, अगले साल कुछ और ही आ जाएगा, फिर कुछ और ही आ जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको सब्जेक्ट अगर तैयार करना तो यूनिफॉर्मली, अगर सब्जेक्ट में 30 चैप्टर है, 25 चैप्टर है, तो आपको 25 चैप्टर यूनिफॉर्मली तैयार कर लेने हैं, मोटा मोटा, कि हाँ इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया आई विल बी एबल टू टैकल, इसको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया मैं कर लूंगा टैकल। पहला स्टेज तो ये है कि अपने आप को कैपेबल बनाना कि इनकेस जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आई विल बी एबल टू राइट। ऐसा ना हो कि ये 4 चैप्टर छोड़ ही दिए और उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए और आप कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं। नो, ये सिचुएशन में आपको नहीं लेके आना है, ठीक है ना। तो एक यूनिफॉर्म वे में सब्जेक्ट को तैयार करना है, ये भी फैक्टर है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, और ये भी फैक्टर है वाइल प्रिपेयरिंग। एंड सेकेंड थिंग इज आपको एक क्यूए फॉर्म में सिलेबस तैयार करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आपको ये देखना होता है ये चैप्टर मैंने तैयार करना है, तो इसमें से मेरे ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली स्टेट लेवल एग्जाम में वही 3-4 क्वेश्चन में से आ जाते हैं क्वेश्चन। अब आप चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाके तैयार करने लगो तो बहुत टाइम लग जाता है। आपको प्रोफेशनल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एक, कि भाई ये चैप्टर है, इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तैयार कर लिए, या मैं आई विल बी एबल टू राइट दीज 3 क्वेश्चंस। तो क्यूए फॉर्मेट में आपको ये तैयारी करनी पड़ती है, राइट। थर्डली आपको ये देखना पड़ता है कि ये कैपेबिलिटी बनानी पड़ती है आपको कि इवन इफ आई हैव नॉट स्टडीड समथिंग, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी नहीं भी है, देन ऑल्सो आई शुड बी इन अ पोजीशन टू राइट। स्टेट लेवल पे हम ये भी एक फैक्टर मानते हैं वाइल सिलेक्टिंग ऑप्शनल, कि आप ऐसा ऑप्शनल रखिए कि अगर आप ना भी पढ़ पाए या टाइम बहुत ही कम मिला तब भी आप कुछ पेपर में लिख सकते हो, कि बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठे हैं, आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समथिंग टू राइट, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है वाइल सिलेक्टिंग वाइल प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन, है ना। अभी आप क्या कर सकते हो, आप देखो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो, अभी आप कुछ करना ही चाहते हो, तो आप उस सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया उसकी बेसिक टेक्स्ट या कोई एनसीईआरटी वो साथ साथ में 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। इतना मैक्सिमम मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप टारगेट प्रीलिम को कर रहे हो एचसीएस के, तो अभी तो सजेस्ट मतलब सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर्म भरना है आपको। तो लेकिन तैयारी आप अभी सब्जेक्ट की नहीं कर सकते, लेकिन ये फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे आपने सब्जेक्ट रख सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना है स्टेट लेवल पे, ठीक है। इंटरेस्ट को रिजनेबल इंटरेस्ट के फॉर्म में देखना है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट रिजनेबल है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट को अपना ध्यान रखना है कि यार इंटरेस्ट तो मेरा इस सब्जेक्ट में है लेकिन टाइम ही नहीं है तैयार करने का, तो मेरा इंटरेस्ट क्या करेगा, है ना। तो इनको मद्देनजर रखते हुए आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, अगर कोई मुझे कहे कि सर आप बता दो भाई मेरे को तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, ना मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड से सब्जेक्ट बनता है कोई, ना मेरा कुछ बनता है, कर लो, मैं उसको सिंपली कहूँगा कि आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट रखो, कोई भी, चाहे हिस्ट्री रख लो, पब्लिक एड रख लो, सोशियोलॉजी रख लो, है ना, एंड यू कैन प्रिपेयर इन रिजनेबल टाइम, है ना। थोड़ा ज्योग्राफी रखने में हिंड्रेंस है क्योंकि टाइम कम होता है, अदरवाइज ऑप्शनल इज वेरी गुड, बट लेकिन अगर ज्योग्राफी रखोगे तो आपको बहुत कुछ तैयार करना पड़ेगा, पूरा यूपीएससी का सिलेबस है। अगर एचपीएससी ने मेंस के लिए कम टाइम दिया तो नहीं कवर कर सकते, तो लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी या +1 +2 में ज्योग्राफी पढ़ी रखी है तब सोच सकते हो आप, बट नॉट लाइक दिस, ब्लैंक नहीं, ठीक है ना, राइट। साइकोलॉजी, पॉल साइंस, ये सब करे जा सकते हैं तैयार विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, राइट। तो ये रहे फैक्टर आपके जिससे जो 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 विच आर इम्पॉर्टेंट इन प्रिपरेशन
ओके, नेक्स्ट लास्ट चीज़ है जो मैं मुझे बतानी है आपको, द लास्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज देयर आर 2-3 पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। सबसे पहला तो किसी भी धोखे में नहीं आना है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग ऑप्शनल। ये सब डिपेंड करता है आपके लिखने पे, आपके कवरेज पे। ये स्कोरिंग है, ये नॉन स्कोरिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग। आपने सिलेबस तैयार किया है, पेपर में लिख के आ रहे हो, नंबर आते हैं। अब लास्ट ईयर देखिए हमने सोशियोलॉजी तैयार कराई थी, हिस्ट्री तैयार कराई थी, पब्लिक एड तैयार कराई थी, 3 सब्जेक्ट तैयार कराए थे हमने, तीनों में सिलेक्शन हुई। हिस्ट्री में भी लोगों के 115 नंबर आए, सोशियोलॉजी में भी 120 आए, 115 आए 150 में से, तो नंबर तो बहुत आए, ऐसी कोई बात नहीं है, आने वाले के कम नंबर भी आए। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हो और कितना तैयार करते हो, कितना जो एग्ज़ाम के लिए आप रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हो आप, कि आपको फोकस है आपकी तैयारी में, कि आपको पता है कि यार एक विद रिस्क तैयारी करनी होती है, ये स्टेट लेवल की टाइम कम होता है, तो आपको एक यू आर जस्ट प्लेइंग अ गेम। ठीक है, इतने तैयार करे क्वेश्चन, आपने उसको स्टिक किया, आ गया पेपर में, नहीं आता तो बना के लिखा है, ऐसे ही चलता है ना। इट्स ऑल अबाउट दैट। इवन व्हेन वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर ऑप्शनल, तो हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि आप में कैपेबिलिटी इतनी डाल दें कि आप कुछ पेपर में अटैम्प्ट कर सको है ना। तो ये स्कोरिंग या नॉन स्कोरिंग वाली कोई बात नहीं है। अब देयर इज यू कैन से कि भाई कि आई कैन कीप दिस ऑप्शनल बिकॉज आई हैव डन इट इन जनरल स्टडीज। ऑप्शनल नहीं रखना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टडीज। ये नहीं करना कि ये जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल रख लो, ऐसा नहीं होता। जो ऑप्शनल में क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के वो बहुत डिफरेंट होंगे फ्रॉम जनरल स्टडीज, या उसका वे ऑफ राइटिंग विल बी टोटली डिफरेंट, है ना। मैं कहूँ ये रख लो, इसमें जीएस में काम आ जाएगा, या जीएस मेरी में आता है तो इसलिए ऑप्शनल रख लो, ये गलत है। ऑप्शनल इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना है। हाँ, फिर कन्वर्ट कर जाए तो नो हार्म इन इट, कन्वर्ट कर जाए नो हार्म इन इट, है ना। तो इसलिए अपना ये बात ध्यान रखनी है कि कोई ऑप्शनल ऐसा ना आप चक्कर में पड़ जाए कि जीएस में हो जाएगा तो मैं इसलिए ऑप्शनल रख लूँ। हाँ, फैक्टर बन जाए तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि लेंथ ऑफ दी ऑप्शनल पे आपने ज़रूर ध्यान रखना है, लेंथ, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आपको सिलेबस ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए जब हम यूपीएससी में हम करते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं, तो हम कहते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड लेंथी और स्मॉल ऑप्शनल, बिकॉज वहाँ पे आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम फ्रेमवर्क है तैयार करने के लिए। जब आप 5 से 6 महीने के फ्रेमवर्क में तैयार कर रहे हो तो लेंथ मैटर नहीं करती, नहीं, कोई मैटर नहीं करती। आप 5 से 6 महीने में ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगा, 5 से 6 में कोई भी ऑप्शन तैयार हो जाएगा, हिस्ट्री भी तैयार हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेवल एग्जाम एंड वी सी द टाइम कंस्ट्रेंट, देन लेंथ मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सिलेक्टिंग ऑप्शनल। कि नेट लेंथ क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ग्रॉस लेंथ, नेट लेंथ कि मतलब अगर मैं लॉ रखता हूँ सपोज, अब लॉ का सिलेबस बहुत वास्ट है लेकिन मैंने एलएलबी करी है, अच्छे से करी है, तो मेरे को सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो नेट मेरी लेंथ कम है बिकॉज मुझे एडिशनली जो पढ़ना है वो कम है, एंड आई कैन मैनेज इट इन 1.5 मंथ। मोटी मोटी बातें मैनेज कर सकता हूँ मैं। लेकिन एक बच्चा जिसने लॉ प्रॉपरली नहीं कही तो उसके लिए तो लॉ बहुत लेंथी हो जाएगा, तो नेट लेंथ विल बिकम वेरी हाई। वही ज्योग्राफी का हाल है कि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल इज गुड, लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा या अगर आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, तो स्टेट के लिए वो नेट लेंथ बहुत बढ़ जाती है और वो 1.5-2 महीने में तैयार होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो लेंथ का आपने बहुत खास ध्यान रखना है कि हाँ मेरा 2 महीने में मैनेजेबल सब्जेक्ट है, वो मेरे को करना है और उस तरह से तैयारी करनी है कि 1.5-2 महीने में मेरा तैयार हो जाए, देन यू आर कवरिंग द रिस्क, ठीक है जी। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल। बहुत बच्चों के फ़ोन आए एंड दे वर आस्किंग मी टू डिस्कस कि हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल, तो ये मैंने एक एफर्ट किया है एंड आई थिंक जो है इससे आपको बेनिफिट होगा और आप जो मैंने बातें कही हैं आप उसको समझिए और फॉलो कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। हाँ, अगर आपको कोई डाउट रहे, कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो आप इस फ़ोन नंबर पे यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे, या आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग इस मैसेज में भेज सकते हो। कॉल पे बात नहीं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे कॉल पे बात होगी, बट आप डेफिनेटली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दो, हम आपको जवाब दे देंगे आपकी बात का रिगार्डिंग एनी ऑप्शनल, ठीक है।
तो लेकिन काइंडली कॉल ना करें इस पर्पस के लिए कि भाई मैं ऑप्शनल कौन सा रखूं। पहले लेक्चर को अच्छे से सुनिए, समझिए और रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए आप। बिकॉज फ़ोन पे अगर मेरे से कोई पूछेगा सर मैं कौन सा ऑप्शनल रखूं, तो मैं क्या बताऊंगा? नथिंग। मेरे से डांट खाओगे फिर, है ना। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना है कि सर अब ये 2 ऑप्शनल मेरे बटे हैं, तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो कि क्या है, मैं समझ आती है मुझे बात कि अब मेरा रोल आता है। कोई मुझसे ऐसा वेग क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर मैं ऑप्शनल कौन सा रखूं, सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करी है मैं कौन सा ऑप्शनल रखूं। भाई अपने आप देखना, मैं क्या बताऊंगा? मैंने आपको फैक्टर बता दिए कि कैसे सोच चूज करना है। डिसीजन तो आपका है, तैयार आपको करना है, पेपर में आपको लिख के आना है, आपने डाउट क्लियर करने हैं। लेकिन अगर आपने किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छी तरह कर रखी है, तो फील कॉन्फिडेंट। ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी एक बच्चा मेरे पास आया, उसने एमकॉम करी हुई थी, बीकॉम करी है, अच्छा भला एमकॉम, उसको किसी ने बहका दिया कि भाई कॉमर्स मत रखो, कॉमर्स से तो होता नहीं है। ऐसा कैसे भाई? भाई 7 साल से बच्चा कॉमर्स कर रहा है और नौकरी भी कॉमर्स की फील्ड में कर रहा है, तो क्यों ना रखे? ऐसे रॉन्ग नंबर डायल करने वाले बहुत लोग हैं अपने फायदे के लिए, आपको गुमराह करने के लिए कि भाई अपना सब्जेक्ट बेचना है तो ठीक है हटा दो, लेकिन नहीं, कॉमर्स चलेगा। ठीक है ना। बात यह है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर आप कार्व आउट कर लो कि मुझे इतना तैयार करना है और मैं कर पा रहा हूं, कर पाऊंगा 1.5-2 महीने में, तो कोई हार्म नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये चीज़ चाहिए हमारे को। ठीक है, तो ये था कुछ। एंड बाकी आप इस कमेंट चेन के अंदर भी क्वेश्चन डाल सकते हो, आई विल आंसर इट, और आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, कीप प्रिपेयरिंग, एंड आई होप you will succeed in this exam and prepare with full zeal and vigor, and success will be yours. ठीक है, thank you very much.